गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम भारतीय संसद पढ़ रहे हैं। अब तक हम भारतीय संसद में राज्यसभा के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम भारतीय संसद के गठन में लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय संसद का गठन राज्यसभा, लोकसभा तथा राष्ट्रपति के द्वारा मिलकर होता है, जिसमें हम राज्यसभा के बारे में पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा संघीय संसद के निम्न सदन या लोकप्रिय सदन को लोकसभा के नाम से जाना जाता है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 है। यह 530 राज्यों से तथा 20 सदस्य संघ शासित क्षेत्र से चुने जाते हैं। इसके अलावा 2 आंग्ल भारतीय सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आंग्ल भारतीय सदस्य लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। भारत में 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके व्यक्ति को वयस्क माना जाता है और वही सार्वभौमिक मताधिकार में भाग लेता है। भारत में निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्य रखे गए हैं। अतः लोकसभा, जो कि लोकप्रिय सदन या निम्न सदन है, उसकी अधिकतम सदस्य संख्या 552 है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों से और 20 संघ शासित क्षेत्रों से तथा 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जिनमें 530 राज्यों से और 20 संघ शासित क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य होते हैं और 2 आंग्ल भारतीय सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। लोकसभा के इन सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जो कि जनता करती है। भारतीय जनता को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर वयस्क माना जाता है, जो कि निर्वाचन में भाग लेती है। भारत में निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्य रखे गए हैं, अर्थात एक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य ही निर्वाचित होकर आता है। सदस्यों की योग्यता। लोकसभा की सदस्यता के लिए निम्नलिखित योग्यताएं रखनी आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, उसने 25 वर्ष की आयु या उससे अधिक वह प्राप्त कर चुका हो, उसने कोई लाभ का पद धारण नहीं किया हो, इसके अलावा वह पागल, दिवालिया घोषित न किया गया हो। अर्थात सदस्यों की योग्यता में वह भारत का नागरिक हो तथा उसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक हो, लाभ का पद उसने कोई ग्रहण नहीं किया हो, इसके अलावा पागल और दिवालिया घोषित नहीं किया जाता हो। ये योग्यताएं 1951 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम द्वारा निश्चित की गई है। 1951 का जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, इसके तहत सदस्यों की योग्यताएं निश्चित की गई हैं। लोकसभा का कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, किंतु प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। अर्थात लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है, किंतु प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। अतः लोकसभा का कार्यकाल निश्चित नहीं है, किंतु यह 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। अब तक लोकसभा को 7 बार भंग किया जा चुका है। यह हुआ है
1970, 1977, 1979, 1984, 1990, 1997 तथा 1999। लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि और दूसरी बैठक की प्रथम तिथि में 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। लोकसभा व राज्यसभाओं की गणपूर्ति कुल संख्या का 10वां भाग होती है। भारत में लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि और दूसरी बैठक की जो प्रथम तिथि होती है उसमें 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अर्थात ये 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। दो अधिवेशनों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। और लोकसभा की गणपूर्ति भी राज्यसभा की गणपूर्ति की तरह 1/10 है। जैसे 552 सदस्य संख्या है तो लोकसभा की गणपूर्ति 52 सदस्य होगी। लोकसभा के अध्यक्ष का पद। लोकसभा के अध्यक्ष का पद या लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा स्वयं करती है। लोकसभा का अध्यक्ष बहुमत प्राप्त दल का सदस्य ही होता है। वह लोकसभा का स्पीकर निर्वाचित होने के बाद चाहे तो अपने दल से इस्तीफा दे सकता है और न चाहे तो न भी दे, किंतु उसकी निष्ठा लोकसभा के स्पीकर के पद से जुड़ जाती है, न कि अपने दल से। लोकसभा के स्पीकर की शक्तियां। लोकसभा का स्पीकर ही यह तय करता है या यह उसी का निर्णय होता है कि कौन सा विधेयक धन संबंधी है या कौन सा विधेयक धन संबंधी नहीं है। लोकसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता अर्थात लोकसभा और राज्यसभा अर्थात दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर ही करता है। लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर निर्णायक मत देता है। लोकसभा स्पीकर गणपूर्ति नहीं होने की दशा में बैठक को निलंबित करने की शक्ति रखता है। लोकसभा स्पीकर किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। सभा की बैठक प्रारंभ समाप्त होने के समय नियत करता है। लोकसभा की कार्यवाही का संचालन लोकसभा का स्पीकर या अध्यक्ष ही करता है। संसदीय समितियों पर अध्यक्ष का सर्वोच्च नियंत्रण होता है। लोकसभा स्पीकर ही यह तय करता है कि कोई सदस्य दल बदलू है या नहीं। संसदीय समितियां। संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं, स्थायी समितियां तथा तदर्थ समितियां। स्थायी समितियां, इनकी नियुक्ति प्रति वर्ष की जाती है। इनका कार्य अनवरत रूप से चलता रहता है, अर्थात स्थायी समितियों की नियुक्ति हर साल की जाती है और इनका कार्य बीच में नहीं रुकता, यह लगातार चलता रहता है। स्थायी समितियों में मुख्य है कार्य मंत्रणा समिति, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, तदर्थ समितियां। तदर्थ समितियों की नियुक्ति आवश्यकता अनुसार तदर्थ आधार पर की जाती है। इन्हें सौंपा गया काम समाप्त होने पर ये समाप्त हो जाती है, अर्थात तदर्थ समितियों की नियुक्ति तभी की जाती है जब अत्यंत आवश्यक हो। जब इन्हें सौंपा गया कार्य समाप्त हो जाता है तब तदर्थ समितियों को भी समाप्त कर दिया जाता है। संसदीय समितियों की स्थायी समितियों में
लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति विनियोग लेखों की जांच करती है। इसकी सदस्य संख्या 15 है, 15। लोक लेखा समिति के सदस्यों का चुनाव लोकसभा के द्वारा किया जाता है। प्राक्कलन समिति। लोकसभा प्राक्कलनों पर काफी लंबे समय तक विचार करती है, किंतु समय अभाव के कारण यह प्राक्कलनों के तकनीकी पहलुओं पर विचार नहीं कर पाती। अतः लोकसभा ने एक समिति बनाई है जिसे प्राक्कलन समिति कहते हैं। यह लोकसभा के प्राक्कलन के तकनीकी पहलुओं पर विचार करती है। प्राक्कलन समिति की सदस्य संख्या 30 है। यह भी लोकसभा के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। भारतीय संसद में विपक्ष की भूमिका। भारतीय संसद में विपक्ष शासन की आलोचना करता है। विपक्ष शासन की नीति को प्रभावित करता है। विपक्ष लोकतंत्र का संरक्षण करता है तथा वैकल्पिक सरकार बनाने का प्रयास करता है। भारत में विपक्ष की भूमिका शासन की आलोचना करना, उसकी नीतियों को प्रभावित करना तथा लोकतंत्र को संरक्षण प्रदान करना है। एक मजबूत लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष होना आवश्यक है। यह भारतीय संसद का पार्ट 3 था। धन्यवाद।